देखिए, वेलकम अगेन टू माय क्लास गाइस। देखिए, इसके लिए पिछले वीडियो तक हम लोग पौधों में पोषण कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पादपों में पोषण यानी पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं और अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग का जंतुओं में पोषण यानी जंतु अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं। ठीक है, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो सब परपोषी में आ गए। अब बहुत सारे प्रकार के जंतु हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के जंतु हैं, तो सब में पोषण का प्रक्रिया भी अलग अलग होता है। ठीक, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग जानते हैं अमीबा के बारे में। देखिए, अमीबा ऐसा जीव है जिसका पूरा शरीर, देखिए ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा ऐसा जीव है जिसका ये पूरा जो बॉडी है, ये पूरा उसका शरीर है, ये पूरा एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक है, यानी पूरा जो शरीर है इसका बॉडी, ये एक ही कोशिका का बना हुआ है। एक कोशिका में ये पूरा बॉडी उसका है। ठीक है, अब देखिए, अमीबा का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि ये इसमें कुटपाट जो है, ये कुटपाद ये बनते रहता है। अब देखिए, कुटपाट ये क्यों बनाता है और अपना भोजन ये कैसे करता है। देखिए, पहले अमीबा के पास जब भोजन आता है, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे भोजन है, तो अमीबा क्या करेगा, इसके अगल बगल कुटपाद बना लेगा, ऐसे लंबा लंबा, जो ये लंबा है इसको बोलते हैं कुटपाद। ये अगल बगल भोजन के अगल बगल कुटपाद बनाकर उस भोजन को घेर लेगा, और जब भोजन को घेर लेगा तो इस कुटपाद को आपस में जोड़ लेता है। ठीक है, ऐसे जोड़ लेगा, आपस में ये कुटपाद आपका जुड़ जाएगा तो भोजन आ जाएगा अमीबा के अंदर। ठीक, और ये जो भोजन जहाँ पे आएगा अमीबा के अंदर, इसको बोलेंगे हम भोजन राजधानी। देखिए, ये कुटपाद जो है कहीं बना सकता है अमीबा पे, अपने पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट में कुटपाद बना सकता है। जहाँ इसको अगर यहाँ भोजन मिलेगा तो लंबा लंबा दो यहाँ बना लेगा, यहाँ भोजन मिलेगा तो लंबा लंबा यहाँ बना लेगा। तो इसीलिए इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, वो कुटपाद कहीं बना सकता है। इसलिए इसका फिक्स नहीं है कि कुटपाद यहाँ होगा कि यहाँ होगा, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, कुटपाद बनाया, फिर भोजन को अंदर ले लिया। ठीक, और वहीं पे भोजन राजधानी का निर्माण करता है। ठीक है, और भोजन का पाचन भी इसी राजधानी में कर लेता है, भोजन राजधानी में ही भोजन का पाचन कर लेता है। अब जो पचा हुआ भोजन है ये भेज देता है यहाँ से कोशिका द्रव्य में, भोजन राजधानी में ही भोजन का पाचन कर लेता है, और फिर उसके बाद ये पचा हुआ भोजन कहाँ भेज देता है? कोशिका द्रव्य में। और ये कोशिका द्रव्य में जो भोजन जाता है तो ये यहाँ से भोजन को पूरे शरीर में वितरित करता है, यानी पूरे शरीर में भोजन को बांट देता है। ठीक है, ये पचा हुआ भोजन का प्रोसेस हो गया। अब जो अपचा भोजन है उसका प्रोसेस कैसे होता है? तो जो पचा भोजन है वो तो कोशिका द्रव्य में भेज दिया, और कोशिका द्रव्य पूरे बॉडी में भेज देता है। अपचा भोजन भोजन राजधानी में से निकाल कर, जैसे अपचा भोजन अगर यहाँ पे हो गया, ये अपचा भोजन है, तो इसको कहीं से अपने बॉडी कहीं भाग में एक अस्थायी छेद बनाता है, यानी कहीं भी एक छेद बना लेगा। जैसे यह अपचा भोजन है जो भोजन राजधानी से आया हुआ है, तो यहाँ पे एक छेद बना लेगा अपना, ऐसे अपने बॉडी से एक छेद बना लेगा और इस अपचा भोजन को उससे बाहर निकाल देगा। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा ऐसे पोषण करता है। देखिए, ये भोजन करने के लिए भी एक उत्पाद बनाता है, और अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए भी कहीं से छेद बना सकता है। इसलिए इसका जो बॉडी का आकार है वो निश्चित नहीं होता है, वो कहीं उत्पाद बना सकता है और कहीं भी छेद बनाकर उसको अपचा भोजन को निकाल सकता है। अमीबा में ऐसे ही पोषण होता है। ठीक है, अमीबा खुद एक कोशिकीय जीव है और ये भोजन के रूप में छोटे छोटे कोशिकीय जीव को खाता है, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए वैसे जीव को खाता है। चलिए, इसी टाइप का एक कोशिकीय एक और जीव है, वो है पैरामीशियम। ठीक है, अब देखिए, पैरामीशियम और अमीबा में क्या अंतर है? पैरामीशियम का जो आकार है वो निश्चित होता है, आकार पैरामीशियम का जो है आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, अमीबा का अनिश्चित होता है। अमीबा का अनिश्चित क्यों होता है? कि कुटपाद बनते रहता है, लेकिन पैरामीशियम में ऐसा प्रोसेस नहीं है, कुटपाद नहीं बनता है, तो इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। अब ये भोजन कैसे करता है? तो देखिए, पैरामीशियम में ये उसकी बॉडी के चारों तरफ ऐसे कांटा टाइप्स निकले दिखाई देते होंगे, ये है सीलिया, इनको बोलते हैं हम सीलिया। ठीक है, तो इस सीलिया में मोशन होते रहता है, गति होते रहता है, और इसी सीलिया से ये भोजन को, सपोज यहाँ भोजन है
तो इसी सीलिया की मदद से गति करते करते इस भोजन को यहाँ पे अंदर ले लेंगे। ठीक है, ये जब भोजन, ये अमीबा का, सॉरी, पैरामीशियम का कोशिका मुख है जहाँ से वो भोजन को अंदर लेता है। ठीक है, सीलिया की मदद से ये भोजन को कोशिका मुख में ले लेगा और वहाँ से बॉडी के अंदर भेजता है जहाँ ये भोजन राजधानी का निर्माण होता है। ये भोजन राजधानी है, उसका भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये भोजन राजधानी बनता है कंप्लीट, और यहाँ पे आपका कंप्लीट भोजन राजधानी बन गया है। जो भोजन का निर्माण हो चुका है उसको पूरे शरीर में वितरित करता है और फिर उसे जो अपचा भोजन है ये यहाँ से वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पैरामीशियम को हमको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस ये जानिए कि पैरामीशियम का जो आकार है वो निश्चित होता है, उसमें कोशिका मुख होता है जहाँ से वो भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, और उसमें सीलिया होता है, उसी सीलिया की मदद से वो भोजन को अपने मुख की ओर लाता है और वहाँ से भोजन को अंदर लेता है, फिर भोजन राजधानी का निर्माण करता है, वहाँ पे भोजन का पाचन करता है और जो अपचा जो भोजन है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये ऐसे अमीबा भोजन करते हैं और ये पैरामीशियम हो गया। ये दोनों एक कोश के जीव है, यानी उसका पूरा बॉडी जो है वो केवल एक कोशिका से बना हुआ है। चलिए, अब ये दोनों के बाद हम लोग पढ़ेंगे जब हम मनुष्य में पोषण, यानी अपने बारे में हम लोग में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, अब हम लोग मनुष्य में पाचन के प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, देखिए, मनुष्य में पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। जितना भी उच्च क्वालिटी के जीव हैं, ठीक है, उच्च श्रेणी के जितने जीव होते हैं उन सब में पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। तो मनुष्य में भी पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको बोलते हैं हम आहार नाल। ठीक है, आहार नाल। मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक, आहार नाल में बहुत सारे पाचक ग्रंथि होते हैं और इसमें पाचक रस भी निकलता है। पाचक ग्रंथि, आहार नल के अंदर पाचक ग्रंथि होते हैं जिससे हमको पाचक रस भी निकलता है। ठीक है, ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। तो आहार नल अंग है पाचन के लिए, भोजन का पाचन के लिए, उसमें पाचक ग्रंथि होते हैं और जिससे हमको पाचक रस निकलता है। यही तीनों मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं मनुष्य में। पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र यही तीनों मिलकर निर्माण करते हैं, आहार नाल, पाचक ग्रंथि और पाचक रस, जो आहार नाल में ही पाया जाता है। पाचक ग्रंथि और पाचक रस इसी में इंक्लूडेड है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आहार नाल के बारे में देखिए कुछ जानते हैं। ठीक है, आहार नाल जो है, जो पाचक अंग है मनुष्य में, आहार नाल, इसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। ठीक है, आहार नाल का लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। अब कहिएगा 8 से 10 मीटर का तो हम खुद नहीं है, आहार नाल हमारे अंदर कैसे हट गया? 8 से 10 मीटर का तो हम खुद नहीं है। तो आहार नाल कुंडलित रचना होता है। आहार नाल कुंडलित रचना है, मतलब घूम घूम के, कुंडलित मतलब घुमा हुआ। ठीक है, तो जैसे पंखा का कॉइल देखिएगा तो उसमें तार पूरा गोल गोल लपेटा होता है घुमा के। ठीक है, तो आहार नाल कुंडलित रचना है, यानी घूम घूम के वो पूरा 10 मीटर हमारे बॉडी में अटा हुआ है। इसीलिए 10 मीटर हमारे बॉडी में आसानी से अट गया है, काहे कि वो कुंडलित रचना है। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक, इसका सबसे पहला भाग आहार नाल का देखिए, आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। ठीक है, आहार नाल का पहला भाग कौन होता है? मुख गुहा, जहाँ से हम लोग भोजन को खाते हैं, हमारा मुंह, जहाँ से हम भोजन खाते हैं, ये आहार नाल का पहला भाग है। इसके बाद आता है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली यानी मुख गुहा के बाद भोजन को जो मुंह से पेट तक ले जाता है उसको बोलते हैं ग्रास नली। यहाँ जो गर्दन पे ये है ना, यही है ग्रास नली। इसके पीछे ये तो टैकिया आगे का, तो इसके पीछे ही है हमारा ग्रास नली, जो भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक ले जाता है? पेट तक। ठीक है, तो मुख गुहा के बाद आता है आहार नली में ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। यही है हमारा पेट। ठीक है, अमाशय। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है, उसके बाद आता है बड़ी आंत। और यहीं पे
आपका आहार नाल खत्म होता है, जो आगे चल के मल द्वार से बाहर निकल जाता है। मल द्वार, ये समझिए कि बड़ी आंत का ही भाग है मल द्वार, ठीक है। तो आहार नाल स्टार्ट होता है मुख गुहा से और कहाँ तक होता है, मल द्वार तक, ठीक है। तो ये आहार नाल का टोटल भाग है जिसको हम एक एक करके जानेंगे। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ये आहार नाल का टोटल भाग है। चलिए ठीक है। अब इसके आगे हम लोग ये जानते हैं कि एक एक करके हम इस आहार नाल के प्रत्येक भाग को जानेंगे। देखिए, आहार नाल का पहला भाग जो है वो है मुख गुहा, यानी हमारा मुंह। तो मुख गुहा के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो मुख गुहा के बारे में आप लोग खुद भली भांति जानते होंगे। तो मुख गुहा किसको कहते हैं, देखिए, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। इसमें ऊपर तथा नीचे जबड़ा स्थित होता है। इसमें दांत होता है ना, वही है जबड़ा। ऊपर भी है मुख गुहा में, आप देखिएगा तो ऊपर भी जबड़ा है और नीचे भी जबड़ा है। और इसके अलावा जबड़ा में दांत होता है और फर्श पर जीभ होता है। फर्श मतलब नीचे, ठीक है। तो फर्श पर जीभ होता है और ऊपर तथा नीचे जबड़ा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए, अब बताइए हम लोग अपने मुंह कैसे बंद करते हैं, होठ से। तो मुख गुहा को बंद करने के लिए ऊपर तथा नीचे मांसल रचना होता है। होठ मांस का बना हुआ है, तो होठ से हम लोग मुख गुहा को बंद करते हैं। चलिए, तो मुख गुहा में क्या क्या होता है, दांत, जीभ और होठ। होठ से तो हम उसको बंद करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो पहले जानते हैं हम लोग जीभ को। देखिए, जीभ मुख गुहा में यानी हमारे मुंह में एक मांसल रचना है। अब जीभ को टच कीजिएगा तो पूरा मांस का बना हुआ है, बीच में कहीं हड्डी तो है नहीं, तो पूरा मांस का बना हुआ है। इसको बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मांसल रचना। पूरा मांसल है तो जीभ मांसल रचना है, ठीक है। जो मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। फर्श मतलब नीचे, मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है, ठीक है। और जीभ के ऊपर आप कभी टच कीजिएगा, जीभ को आप कभी टच कीजिएगा अच्छे से, तो आपको कुछ उखड़ा महसूस होगा, ठीक है। तो जीभ के ऊपर छोटा छोटा कलिया होता है निकला हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वाद कलियाँ। जीभ को आप जब टच कीजिएगा तो कुछ उखड़ा सा महसूस होगा, वो है स्वाद कलियाँ। जीभ के ऊपर छोटा छोटा कली निकला होता है जिसको हम बोलते हैं स्वाद कलियाँ। इसी से किसी भी भोजन का हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, भोजन का स्वाद ले पाते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कि जैसा भी हो, ठीक है। तो जीभ के ऊपर छोटा छोटा कलिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाद कलिया, ठीक है। अब जीभ का काम क्या है, तो जीभ का काम पहला, स्वाद कलिया जो है वो भोजन को टेस्ट करती है, तो पहला काम भोजन का टेस्ट लेना, और काम भोजन को अंदर की ओर ढकेलना, ठीक है। आप भोजन को अभी अंदर की ओर ढकेलेंगे या पानी पिएंगे तो जीभ का सहारा लेना पड़ता है ढकेलने के लिए, करके देखिएगा, ठीक है। तो जीभ का काम भोजन का स्वाद लेना और भोजन को अंदर ढकेलना है। चलिए, जीभ का काम खत्म हुआ। अगला टॉपिक है दांत। अब मुख गुहा में जीभ के अलावा क्या है, तो ऊपर तथा नीचे जबड़ा में दांत है। तो देखिए, दांत के बारे में आइए कुछ जानते हैं। जैसे ये हमारा हो गया जबड़ा, ये जबड़ा हो गया सपोज। ड्राइंग तो उतना सही नहीं बन रहा है बट समझने के लिए काफ़ी है, समझिए बस। इसमें निकला होता है दांत, ठीक है। अब देखिए, दांत जो है वो कुछ जबड़ा के अंदर भी होता है, ठीक है, और कुछ जबड़ा के बाहर भी। जो बाहर हम जितना दिखाई देता है वो तो जबड़ा के बाहर है, और जबड़ा के अंदर भी उसका कुछ भाग होता है। तो जबड़ा के अंदर जो दांत का भाग होता है उसको बोलते हैं हम दांत का जड़, ठीक है, उसको बोलते हैं दांत का जड़। और सबसे ऊपर जो भाग होता है उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है।
दांत का वो भाग जो जबड़ा के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं जड़, और दांत का जो जबड़ा के बाहर का भाग होता है यानी जो हमको दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम सीख है, और इसके बीच के भाग को गेवा यानी गर्दन कहते हैं। ठीक है, तो जो जबड़ा के बाहर यानी जो हमको दिखाई देता है उसको बोलते हैं सीख है, जो जबड़ा के अंदर होता है उसको बोलते हैं जड़, और बीच के भाग को गेवा या गर्दन। अब देखिए, इसके बाद हम लोग दांत के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि दांत कैसे बना होता है और किस किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, तो आइए दांत का स्ट्रक्चर जानते हैं। देखिए, हम लोग दांत के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो देखिए दांत का स्ट्रक्चर कैसे होता है। दांत का जो सबसे अंदर का भाग होता है वो होता है, उसको बोलते हैं मज्जा गुहा। ठीक है, दांत का जो सबसे अंदर का भाग है उसके एकदम अंदर सबसे अंदर का भाग होता है मज्जा गुहा। ठीक है, मज्जा गुहा के ऊपर एक लेयर होता है, एक परत होता है जिसको बोलते हैं हम डेंटाइन। ठीक है, मज्जा गुहा के ऊपर दांत का परत होता है जिसको बोलते हैं डेंटाइन, और उसके ऊपर भी एक परत होता है जिसको हम बोलते हैं इनामेल। ठीक है, जैसे ये दांत हो गया, ये मज्जा गुहा है, इसके ऊपर भी एक परत होगा, ये हो गया डेंटाइन, और इसके ऊपर भी एक परत होगा जिसको हम बोलते हैं इनामेल। ठीक है, तो जो दांत का भाग हमको दिखाई देता है जिसको हम दांत को अगर टच करेंगे तो जिसको टच करेंगे वो होता है इनामेल, क्या कि सबसे बाहर का भाग में टच होगा, उसके बाद होता है डेंटाइन, और सबसे अंदर होता है मज्जा गुहा। ठीक है, तो दांत का सबसे ज़्यादा भाग होता है डेंटाइन। फिगर पे मत जाइएगा, ये जो इनामेल है ये पतला होता है और डेंटाइन मोटा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाग जो दांत का होता है वो होता है डेंटाइन, और सबसे बाहर जो होता है वो इनामेल होता है। इनामेल बहुत कड़ा होता है। ठीक है, बहुत कठोर, आप दांत को टच कीजिए तो कठोर फील होगा, इनामेल की वजह से होता है, बहुत कड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक दांत के स्ट्रक्चर जान चुके हैं। अब देखिए इसके आगे दांत का प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, देखिए दांत के टोटल 4 प्रकार हैं। कितने हैं? 4। सबसे आगे आता है कर्तनक, फिर उसके बाद भेदक, फिर अग्र चर्वरक, और फिर चर्वरक। ठीक है, दांत के टोटल कितने भाग? 4। दांत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्र चर्वरक और चौथा चर्वरक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कर्तनक को बोलते हैं कैनाइन, भेदक को बोलते हैं इंसाइजर, अग्र चर्वरक को प्रीमोलर और चर्वरक को मोलर इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग को हिंदी जानना है। देखिए कर्तनक किसको कहते हैं? कर्तनक नाम से लगा कुतरने वाला, कर्तनक नाम से ही लगा कुतरने वाला। तो दांत का जो सबसे आगे जो दुग होता है वो देखिएगा वो ऐसा टाइप्स होता है, हम सटा हुआ दुग होता है सबसे आगे, यही हमारा कर्तनक है, पतला होता है। ठीक है, ये कुतरने का काम आता है। सबसे जो दांत का आगे होता है दुगो ऊपर और नीचे, ये होता है हमारा कर्तनक, यानी कुतरने का काम आता है। उसके बाद होता है भेदक। अब जो आगे का जो दुगो दांत है उसको छोड़ के उसके बगल में आप देखिएगा दोनों साइड में, तो थोड़ा निकला हुआ इस टाइप का रहता है। ठीक है, थोड़ा एकदम शार्प रहता है, जैसे कोई चीज़ में झुकाइएगा घुसाइएगा तो छेद कर देगा। इसका नाम है भेदक। भेदक मतलब भेद देने वाला, यानी छेद कर देगा। तो जो कर्तनक है उसके इस साइड, उसके बाद भेदक होता है। ठीक है, इस साइड में
और इस साइड में ये हो गया आपका भेदक। ठीक है, सटा होता है। तो आगे का आप दांत जब टच कीजिएगा तो फील होगा, आगे का 2 दांत छोड़ के जब टच कीजिएगा उसको तो थोड़ा चोखिल टाइप्स होता है, यानी साफ होता है। वो होता है भेदक, यानी किसी चीज़ को छेद कर देगा, भेद देगा। उसके बाद होता है अग्र चर्णवरक, जिसका नाम है अग्र यानी आगे का, चर्णवरक यानी चबाने वाला। तो भेदक के बाद का जो दांत होता है उसको बोलते हैं अग्र चर्णवरक यानी चबाने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है चर्णवरक, यानी जो भेदक के बाद आया है वो अग्र चर्णवरक है, यानी आगे की ओर चबाने वाला है। और सबसे लास्ट में होता है चर्णवरक, यानी जो पीछे का दांत है वो भी चबाने ही के काम आता है, उसको हम बोलते हैं चर्णवरक। तो दांत के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, कर्तनक, भेदक, अग्र चर्णवरक और चर्णवरक। ठीक है, समझ गए कौन किसको कहते हैं, किसका क्या काम है। कर्तनक उतरने का काम आता है, भेदक छेद करने का काम आता है, अग्र चर्णवरक चबाने का काम आता है जो आगे की ओर होता है, और चर्णवरक ये भी चबाने का काम आता है, ये सबसे लास्ट में होता है। ये अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि जो हमारे दांत है वो सड़ता कैसे है, यानी ख़राब कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिए सपोज ये हमारा है दांत। ठीक है, बहुत सारे दांत हैं। ठीक है, एक वयस्क आदमी में 32 गो दांत होता है। वयस्क मतलब जो पूरा डेवलप हो चुका है। ठीक है, जो पूरा विकसित हो गया है। तो देखिए दांत खराब कैसे होता है ये जानेंगे। जब हम कभी मीठा चीज़ खाते हैं, मीठा चीज़ जैसे चॉकलेट वॉकलेट खा लिए हम लोग, ठीक है, तो जाके दांत से चिपक जाता है। ये मीठा चीज़ का कोई मतलब उसका पार्टिकल हो गया, नहीं उसका कण हो गया जो हमारे दांत से जाके चिपक गया है। ठीक है, मीठा चीज़ में आप लोग को पता होता है कि होता है शक्कर। तो ये जो दांत से जाके चिपक गया है इसमें तो शक्कर होगा, क्या कि मीठा है, मीठा में शक्कर होता है। तो दांत से चिपक गया है तो इसमें है शक्कर, और शक्कर की वजह से इसमें आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आ जाता है भोजन करने के लिए, उस शक्कर को खाने के लिए। तो जो बैक्टीरिया इस शक्कर को खाता है इसमें रासायनिक क्रिया हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो शक्कर है ये बन जाता है अम्ल। ठीक है, ये बन जाता है अम्ल, और ये अम्ल क्या करता है, हमारे दांत का जो बाहरी परत होता है, दांत का सबसे बाहर के परत को क्या बोलते हैं, इनामेल। तो बाहरी जो सबसे कड़ा परत होता है हमारे दांत का, बाहर भी बताया है कि दांत का सबसे बाहर का परत होता है इनामेल, वो होता है कड़ा। लेकिन अम्ल जब शक्कर पे बैक्टीरिया आकर अम्ल बनाता है तो ई इनामेल को जो कड़ा होता है इसको बनाता है नरम, यानी जो खाड़ है उसको एकदम नरम बना देता है, और धीरे धीरे वहाँ पे एगो छेद बना देता है हमारे दांत में, इनामेल में वो एगो छेद बना देता है। इसी को बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय यानी दांत के अस्थि मतलब हड्डी का क्षय। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। दांत में जब वो छेद बन जाता है तो उसको हम बोलेंगे दंत अस्थि क्षय। अगर उसको ढंग से साफ नहीं किया गया तो वो दांत पे एकदम अस्थाई परत बना देता है। अस्थाई मतलब हमेशा के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दंत प्लाक। दंत प्लाक अगर अगर उसको नहीं हटाते हैं हम, यानी अच्छा से साफ नहीं करते हैं, तो अस्थाई परत बना देगा जिसको बोलते हैं दंत प्लाक, और दांत पूरा सड़ जाता है। जो छेद बना देगा इनामेल में वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और दांत पूरा सड़ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई मीठा चीज़ खाइए तो अपने मुंह को यानी अपने दांत को अच्छी तरह से धो लीजिए, ताकि जो शक्कर है वो दांत पे चिपक ना पाए। और चिपकेगा तो बैक्टीरिया आएगा, फिर अम्ल बनेगा और दांत में छेद कर देगा। तो कभी भी मीठा चीज़ खाइए तो दांत को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो दांत के बारे में हम लोग जान गए। तो लगभग मुख गुहा के सभी चीज़ों को जान गए हैं। मुख गुहा में जीभ होता है, जीभ के बारे में जान गए हैं। दांत होता है तो दांत का टोटल फंक्शन और स्ट्रक्चर जान चुके हैं। इसके अलावा देखिए मुख गुहा में एक और चीज़ होता है, इसके अलावा मुख गुहा में एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं लार। तो लार निकलता कहाँ से है, लार जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं लार ग्रंथि।
आप कभी कोई चटपटा खाना देखिएगा तो मुंह में लार आ जाता है, ठीक है, कोई बोलता है भी लार टपक है, तो लार क्या है और आता कहाँ से है, ठीक है। तो लार जो है ये मुख गुहा में ही होता है, लार ग्रंथि, यानी पीछे के साइड में लार ग्रंथि होता है, 3 गो होता है टोटल मुख गुहा में लार ग्रंथि, इसी में से लार निकलता रहता है। इसके 3 गो ग्रंथि होता है, जिसमें एक होता है पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, यानी हमारे जो मुंह का इधर का भाग, इधर ये 3 गो लार ग्रंथि होता है इस साइड में, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। इसमें से एक होता है पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर और सब तीसरा होता है सब लिंगुअल, इसी में से लार निकलते रहता है। ये लार क्या करता है, जब हम दांत से भोजन को चबाते हैं तो भोजन छोटा छोटा पीस में टूट जाता है, और ये लार उसमें से निकल के भोजन को अपने में पूरा सान लेता है, यहीं पे उसका समझिए कि आंशिक पाचन कर देता है लार, ठीक है, फिर वही लार से सना हुआ भोजन आगे जाता है। तो मुख गुहा का टोटल कंप्लीट यहाँ पे खत्म होता है। देखिए अब मुख गुहा का जो पीछे का भाग है उसको बोलते हैं हम ग्रसनी। देखिए लार ग्रंथि तो कंप्लीट हो गया है, तो चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए मुख गुहा का जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं हम ग्रसनी, यानी मुख गुहा का हमारे पीछे, ये मुख गुहा का आगे का भाग है, इसके अंदर जो पीछे का भाग है उसको बोलते हैं हम ग्रसनी। अब ग्रसनी में देखिए क्या होता है, ग्रसनी में 2 गो छेद होता है। आप मुंह को एकदम पूरा आईने के सामने फाड़िएगा अच्छे से तो आपको अंदर की ओर 2 गो छेद दिखाई देगा, ठीक है। उसमें से एक होता है कंठ द्वार और दूसरा होता है निगल द्वार, ठीक है, एक होता है कंठ द्वार और दूसरा होता है निगल द्वार। अब जो भोजन है वो जाता है निगल द्वार से, कंठ द्वार से सांस जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो जाता है कंठ द्वार से, यानी जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं वो जाके ग्रसनी में मिलता है, वो जाता है कंठ द्वार से। अब समझिए कि दोनों छेद है, अब हम भोजन मुंह में चबा रहे हैं तो टोटल जब अंदर घोटेंगे तो दोनों छेद में चल जा सकता है, दोनों छेद में चल जाएगा, पीछे 2 गो छेद में है, हम खाना खाए हैं तो दोनों छेद में चल जाएगा, उसको अंदर जब घोटेंगे तो इसके लिए कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी पट्टी जैसा रचना होता है कंठ द्वार के आगे, जब हम खाना को घोटते हैं अंदर अंदर जब खाना को घोटते हैं तो ये पट्टी कंठ द्वार को बंद कर देता है, ठीक है। जैसे ही घोट लेते हैं तो ये पट्टी जो है उठ जाता है, ठीक है, इस पट्टी को बोलते हैं एपिग्लोटिस, इस पट्टी को क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो 2 गो छेद होता है, कंठ द्वार एक निगल द्वार, निगल द्वार से खाना अंदर जाता है, यानी मुख गुहा के आहार नाल में, मुख गुहा के अगले भाग यानी गैस नली में। अब कंठ द्वार में जाना नहीं चाहिए, वहाँ से जाता है सांस, तो कंठ द्वार में एक पट्टी जैसा रचना होता है आगे जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जब खाना को हम अंदर घोटते हैं एपिग्लोटिस क्या करता है, कंठ द्वार को बंद कर देता है, तब भोजन केवल निगल द्वार में जाता है, ठीक है, बुझा गया। चलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि खाते समय कभी कोई हंसा दे या छींक आ जाए तो वही जो हम खाना खाते हैं वो कभी कभी नाक से बाहर आ जाता है, तो ऐसा कैसे होता है, तो देखिए जब हम खाते समय कोई हमको हंसा देता है या छींक आ जाता है तो उस टाइम ये एपिग्लोटिस वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है, तो खाना जो हम खा रहे हैं वो निगल द्वार में भी चल जाता है और कंठ द्वार में भी चला जाता है, और वहाँ ये कंठ द्वार जुड़ा होता है नाक से, क्योंकि उसमें कंठ द्वार में सांस जाता है, ठीक है, तो वही खाना नाक से जुड़ा हुआ है इसलिए नाक से बाहर आ जाता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा मुख गुहा खत्म होता है। अब आहार नाल में मुख गुहा के अगले भाग में चलते हैं। तो ग्रसनी जो है, ग्रसनी के बाद जो होता है मुख गुहा, देखिए आहार नाल में मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद होता है ग्रास नली।
तो ग्रासनी के बाद कौन होता है? ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली देखिए क्या है, एगो पाइप है। ग्रास नली केवल एक पाइप है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब मुंह से हम जो खाना को चबा लिए हैं उसको जाना है पेट तक, तो पेट तक पहुंचाने वाला कोई होना चाहिए, भोजन पहुंचेगा कैसे पेट में? तो पेट तक पहुंचाता है ग्रास नली। ग्रास नली आगे जुड़ा होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से जुड़ा होता है, यानी जो खाना हम चबाएंगे वो बाद में मुख गुहा में चबाने के बाद किस में आता है? ग्रास नली में आता है। ठीक है, और ग्रास नली खुलता है अमाशय में, यानी कि समझिए ग्रास नली को पाइप है। ठीक है, जो मुख गुहा से चबाया हुआ भोजन को कहाँ पहुँचाता है? अमाशय में पहुँचाता है। तो अब देखिए प्रॉब्लम ये है, इसको एकदम नॉर्मल आप एकदम पाइप पे समझिए। ठीक है, तो आप नॉर्मल पाइप में खाना को सान के डालिए, उसमें कितनों खड़ा करके, तो कुछ खाना का भाग उसमें चिपक जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे चिपकते खाना जैसे सान के डालिएगा तो चिपचिपा होता है, चिपक ही जाएगा, कुछ कुछ चिपक जाएगा इसमें। ठीक है, और ये चिपकते चिपकते ही जाम हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए ग्रास नली में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम क्रमाकुचन। देखिए क्रमाकुचन है क्या आखिर? अब पाइप में भोजन ना चिपके, इसके लिए ग्रास नली का जो दीवार है, ये वाला दीवार जो है ग्रास नली का, जैसे ही खाना ग्रास नली में आता है ये दीवार चिपकने और फूलने लगता है। ठीक है, खाना ग्रास नली में जैसे ही घुसेगा पाइप में, समझिए खाना घुस है तो पाइप जो है वो चिपकेगा और फूलेगा, ताकि कोई भी भोजन उसमें ना फंसे। तो चाय पाइप जो है चिपकेगा फूलेगा, तो जब चिपकता है तो उसको बोलते हैं हम संकुचन। गैस नली के द्वारा जब चिपकेगा, जब खाना इसमें गया तो चिपकेगा, प्रेशर देगा अंदर जाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम संकुचन। और जब फैलेगा तो उसको बोलते हैं हम शिथिलन। ठीक है, तो खाना जैसे ही गैस नली में जाएगा, गैस नली के द्वारा चिपकने और फूलने लगता है। चिपकेगा तो कोई भी भोजन इसमें फंसेगा नहीं, वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा अमाशय में। ठीक है, जब चिपकता है उसको बोलते हैं संकुचन, और जब फैलता है उसको बोलते हैं शिथिलन, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्रमाकुचन। क्रमाकुचन यानी चिपकना और फैलना। गैस नली का दीवार चिपकता फैलता है, संकुचन शिथिलन होता है, जिससे भोजन गैस नली के द्वारा कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। ठीक है, अब देखिए गैस नली का यही काम है कि भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक पहुँचाए? अमाशय में। गैस नली में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है, उसका काम बस यही है कि भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुँचा दे। ठीक है, तो चलिए मुख गुहा और गैस नली आज कंप्लीट होता है। अब इसके अगले वीडियो हम लोग जानेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय यानी हमारा पेट, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पेट में जब भोजन पहुंचता है तो क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि भोजन को हम लोग चबाते हैं, फिर उसके बाद वो गैस नली में जाता है और वहाँ से कहाँ जाता है? अमाशय में।